नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। दारोगा ने क्यों कहा बेटी को रिमांड होम से बचाओ, आखिर क्यों कहना पड़ा, यह जानकारी अब रिपोर्ट के तौर पर दर्ज हो गई है क्योंकि बात आगे बढ़ गई। अब इस पर जांच जारी है। एसपी साहब ने आनन फानन में उस दारोगा जी को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन जिस परिवार को दारोगा समझा रहे थे, ये बता रहे थे कि रिमांड होम की असलियत क्या है, वहां अपनी बेटी को भेजोगे, तो परिवार समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये जो ऑडियो है वो वायरल हो गया। किस संदर्भ में वायरल किया गया, क्यों किया गया, ये समझ से फिलहाल परे है और जांच का विषय है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। पकड़ने वाली चीज ये है कि अगर बिहार के किसी थाने का दारोगा किसी पीड़ित परिवार को यह बताता है कि अपनी बेटी को रिमांड होम नहीं भेजो, तो इसका कुछ अर्थ है। बेतिया के बैरिया थाना अध्यक्ष का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें थाना अध्यक्ष जो लड़की बरामद की गई उसे रिमांड होम में भेजने की जगह परिजनों को उसे अपने घर ले जाने की नसीहत दे रहे हैं और साथ ही रिमांड होम के लेकर चौंकाने वाला खुलासा भी उन्होंने बातचीत में ही किया है। पहले रिपोर्ट देखते हैं। दारोगा ने खोला रिमांड होम का राज। चली जाएगी पटना या गाय घाट, रिमांड होम में रख देगा लोग। जब 18 साल की होगी तब उससे फिर पूछा जाएगा कि घर जाना चाहती हो कि नहीं। नेताओं के पास भेजी जाती हैं रिमांड होम की लड़कियां। वो 4 साल जो है ना, 5 साल रिमांड होम में रहेगी। रोज शाम को बढ़िया वो गाड़ी में बैठ के वो कहीं भेज दिया जाएगा। रिमांड होम में हर रात लड़कियों के लिए भारी। बड़ा लड़का के तो जेले जाएगा, बाकी लड़की भी चल जाए रिमांड होम। रिमांड होम के लड़की से कोई बियाह ना कर ले जाए। दारोगा ने क्यों कहा बेटी को रिमांड होम से बचाओ? समझ में आता है रिमांड होम क्या होता है? गधा लाश शर्म नहीं है? 14 साल का लड़की को तुम रिमांड होम में भेजेगा? रिमांड होम का ये काला सच बयां किया है दारोगा दुष्यंत कुमार ने, जो पश्चिम चंपारण के बैरैया थाने में बतौर थानाध्यक्ष तैनात थे। मगर जैसे ही खतरनाक सच वाला उनका ये ऑडियो वायरल हुआ, एसपी ने तत्काल प्रभाव से दारोगा दुष्यंत को सस्पेंड कर दिया। तो प्रथम दृष्टया मामला अनुशासनहीनता और लापरवाही का पाया गया है, तो मेरे द्वारा बैरिया थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। क्या सच बोलना अनुशासनहीनता है? क्या सच में रिमांड होम की लड़कियां हर शाम कहीं भेजी जाती हैं? क्या रिमांड होम से लड़कियों को नेताओं के पास भेजा जाता है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि दारोगा दुष्यंत कुमार ये बातें किसे बता रहे थे? इन सभी सवालों के जवाब बेहद चौंकाने वाले हैं। असल में बीते 25 मार्च को बैरैया इलाके के एक गांव की नाबालिग लड़की अपने बालिग प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई। लड़की के परिजनों ने थाने में अपहरण की शिकायत की, लेकिन दारोगा ने यह कहते हुए केस दर्ज नहीं किया कि आरोपी चौकीदार का बेटा है, ऐसे में मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। चली जाएगी पटना या गाय घाट, रिमांड होम में रख देगा लोग। जब 18 साल की होगी तब उससे फिर पूछा जाएगा कि घर जाना चाहती हो कि नहीं। वो 4 साल जो है ना, 5 साल रिमांड होम में रहेगी। रोज शाम को बढ़िया वो गाड़ी में बैठ के वो कहीं भेज दिया जाएगा। इसके बाद एसपी के निर्देश पर मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने लड़का लड़की दोनों को बरामद कर लिया। कोर्ट में लड़की का बयान भी दर्ज हुआ, मगर बरामदगी के बाद लड़की के परिवार ने उसे घर ले जाने से इनकार कर दिया और कहा कि कोर्ट के आदेशानुसार इसे रिमांड होम भेज दीजिए, जिस पर दारोगा जी भड़क गए और परिवार को फटकारते हुए रिमांड होम का सच बताने लगे। बड़ा लड़का के तो जेले जाएगा, बाकी लड़की भी चल जाए रिमांड होम। रिमांड होम के लड़की से कोई बियाह ना कर ले जाए। समझते नहीं आप लोग, खेला है सब चीज। कानून दूधारी तलवार होता है, सही चल गया तो सही कट गया, नहीं तो उल्टो आदमी कट जाता है। ये ऑडियो उस लड़की के परिवार वालों ने ही रिकॉर्ड किया था, जो कोर्ट के आदेश पर लड़की को रिमांड होम भेजने पर अड़े हैं और दारोगा दुष्यंत और लड़के के चौकीदार पिता पर धमकी और साजिश का आरोप लगा रहे हैं। मान लिया जाए ये लोग जबरदस्ती रखवा रहा है इसलिए
कि ताकि लड़की इसके घर में आए और मैं मनमाना अपना जो भी सिखाया पढ़ाया है मैं उससे करवा सकूं और इन लोग को फंसा सकूं। कोर्ट अपना जो फैसला दी है रिमांड होम का, वो रिमांड होम में रखे और अपना सुरक्षा से रखे। बहरहाल आरोपी को बचाने और पीड़ित परिवार को धमकाने के आरोपों पर दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या रिमांड होम में सुधरने की जगह लड़कियों की जिंदगी तबाह हो जाती है? प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। चलिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न उठ रहे होंगे उसका एक जवाब मिला होगा। आखिर दारोगा जी ने ऐसा क्यों कहा, इस सवालों के घेरे में है। दारोगा जी क्यों सस्पेंड कर दिए गए, ये सवालों के घेरे में है। जांच क्यों बिठानी पड़ी, ये सवालों के घेरे में है। और एसपी साहब ने दारोगा को बुलाकर क्या पूछा, नहीं पूछा या पूछा ही नहीं, ये भी सवालों के घेरे में है। जिस जांच का आदेश दिया गया उस जांच के आदेश में क्या निकलकर सामने आ जाएगा, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो बिहार में रिमांड होम की स्थिति क्या है ये सभी जानते हैं। और जो रिपोर्ट्स एक एक कर जब सामने आई, सच्चाई जब सामने आ रही है, जब राजधानी के गायघाट की जब घटना सामने आई, तब सभी लोग इससे डरते हैं। कम से कम इज्जतदार लोग तो जरूर डरते हैं। और हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति, एक आम आदमी, आज दारोगा जी हैं, कल कोई एक आम व्यक्ति से भी अगर पूछा जाता तो पहली बारगी वो जरूर कहता कि नहीं, रिमांड होम में तो नहीं, इसे अपना लीजिए, रख लीजिए, मामला देखिए आगे क्या होता है। हमारे साथ आरजेडी से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं, जेडीयू से प्रवक्ता अरविंद निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। दीपिका शर्मा जी अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट से मौजूद है हमारे साथ। दीपिका जी बहुत बहुत स्वागत है। मीनू कुमार जी आपका भी स्वागत है, ये गायघाट रिमांड होम पीड़िता के अधिवक्ता भी हैं। सुशीला साहब प्रेसिडेंट बिहार महिला समाज से हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। और जो सवाल, जो डर, जो एक आशंका वाला जो एक सवाल है जो दारोगा जी के मुंह से आपने सुना, जिससे हमने लिखकर बताया कि क्या बातचीत हुई, इस पर मीनू कुमारी जी से ज्यादा कोई प्रकाश नहीं डाल सकता, इसलिए हम वहीं से शुरू करते हैं। मीनू कुमारी जी, जो बातचीत हो रही थी, अब एक डर होता है, भय होता है। अगर कोई थानेदार किसी पीड़ित पक्ष को यह समझाने की कोशिश करता है कि 14 साल में बेटी जाएगी और अंदर क्या होगा, तो इससे भी लोग सीखते नहीं। और ये जो अभी घटना घटी उस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये सारे लोग जानते हैं कि रिमांड होम के अंदर क्या होता है। हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं 6-7 साल से रिमांड होम के मैटर्स देख रही हूँ। मुझे भी पता है वहाँ पे लड़कियाँ और हर कोई, जो गार्ड्स हैं, जो पुलिस है, वहाँ पे जो एक नौकरानी जो काम करती है, वो भी बोलती है कि यहाँ पे क्या होता है। तो ये बहुत कॉमन सी बात है। ये एक ऐसा सत्य है जो छुपा नहीं है, लेकिन इसको सामने नहीं आने दिया जाता है। वो क्यों नहीं आने दिया जाता, मेरे ख्याल से एक सवाल है कि क्यों नहीं आने दिया जाता। लेकिन सारे लोग ही जानते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। लड़कियों को जो लव मैरिज करके जाती है उनको किस नज़र से देखा जाता है। उनके परिजन, उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, उनको बस एक समाज के लिए एक दाग समझते हैं। और उन लड़कियों को वहाँ पे जिस तरीके का माहौल मिलता है, वहाँ पे उन्हें यही सिखाया जाता है कि अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बाहर की दुनिया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ चुके हैं, तुम सबके नजर में गिर चुकी हो, अब तुम्हारे पास एक ही विकल्प बचा है कि तुम यहाँ पे अपनी जिंदगी काटना सीख लो। और काउंसलिंग होती है वहाँ पे, ये जिसकी जानकारी है मुझे, वहाँ की पीड़िता लोग मुझे बताती थी कि वहाँ पे काउंसलिंग में उन्हें ये सिखाया जाता है कि तुम अभी यंग हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे शरीर का, तो तुम अब उसका इस्तेमाल करो, तुम उससे कमाओगी, हमें भी पैसा आएगा। और इस तरीके की बातें उन्हें काउंसलिंग में सिखाई जाती है। तो ये एक बहुत घिनौना सत्य है कि वो ये बच्चियां, लड़कियां जो कह ली, जो अपनी स्वेच्छा से जिंदगी जीना चाहती हैं, उनको इस तरीके का जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके मन में ये डाला जाता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब तुम्हारे पास यही एक रास्ता है, यहाँ पे जो भी सुपरिटेंडेंट है, जो भी देख रेख में है, तुम्हें उसकी बातें माननी पड़ेगी और कोई देखने वाला नहीं है। तो ये बहुत ही घिनौना सत्य है, ये सब लोग इससे जानते हैं। और आज जो ये दारोगा जी भी अपने मुंह से ये बात निकाल रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि इन लड़कियों के साथ क्या होता है। ये रात में जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती हैं, इवन गायघाट का भी जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो वहाँ के जो आसपास की जो झोपड़ी पट्टी हैं, जहाँ पे लोग रहती हैं, वो बोलती हैं कि हाँ, हम लोग देखते हैं कि हाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, मतलब लड़के को रात में एंट्री कराई जाती है, लेकिन हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा ये झोपड़ी है वो भी उखाड़ फेंक दिया जाएगा।
तो ये सारी बातें हमारे संज्ञान में है, हम इन्हें जानते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं। इस बिल्कुल एक्शन हो जाता है दारोगा पर। अगर दारोगा ने किसी को हाँ। समझाने की कोशिश की, आप अपनी व्यवस्थाओं को सुधार नहीं सकते। अरविंद निषाद जी, जेडीयू से आप प्रवक्ता हैं, सरकार आपकी है, जवाब दीजिए इसका। आप अपनी व्यवस्थाओं को सुधारेंगे नहीं, सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे नहीं, व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे नहीं, लड़कियों के अधिकार के बारे में कुछ बातें आप ध्यान नहीं रखेंगे, घटनाएं होंगी तो जांच कमेटी बिठा दी जाएगी, कई लेवल की जांच होगी, वर्षों बीत जाएंगे और जो आरोपी हैं वो बुजुर्ग होकर इस दुनिया को छोड़ भी देंगे। अब जरा हमें ये बताइए कि इसमें पॉलिटिक्स कितना है, कितना पॉलिटिक्स करने की जरूरत है, या पॉलिटिक्स को हटाकर आप भी सोचेंगे एक आम आदमी की तरह? देखिए विवेक जी, आज कोई पॉलिटिकल इश्यूज तो है नहीं और पॉलिटिकल इश्यूज पर तो हम लोग बात करते ही रहते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि पिछले 16-17 वर्षों में जिस प्रकार से बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उन्नयन के लिए, विकास के लिए हम लोगों ने जितना काम किया नहीं, है, साइकिल और पोशाक योजना से अलग हटकर बात नहीं कीजिए। की है मुख्यमंत्री आप तो बीच में आप तो विवेक जी नहीं सुन आप विवेक जी नहीं आप अगर वहां से शुरू करेंगे लगा देते हैं विवेक जी, अगर आप वहां से शुरू करेंगे तो हम रोकेंगे। मैं सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए या जो आप गिना रहे हैं उसे सुनने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। हमारा ये कहना है हम जो एक घटना हम घटी, एक बिहार का एक थाने का दारोगा अगर ये कहता है, विवेक जी नहीं विवेक जी आप विवेक जी आप हम लोगों का ही पक्ष सुनिए, सिर्फ क्वेश्चन का अंबार लगा दे रहे हैं। उसके बाद आखिर हम लोग अपनी बात भी तो कहेंगे, आखिर जेडीयू के हैसियत से ही हमको बुलाया गया है ना, सरकार ने जो काम किया है वो तो हमको बात रखना ही पड़ेगा ना। तो हम तो सुंदरकांड सुनना चाह रहे हैं ना आपसे। एक बात यह भी है, बाल कांड हमें सुनाने लगे, वहां से मत शुरू कीजिए, डायरेक्ट सुंदरकांड बताइए। तो विवेक जी ये भी है ना कि इसी विभाग की माननीय मंत्री मंजू वर्मा पद से हटाई गई, जेल गई, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। हम इस बात से इनकार, लोग यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट इस बात से इनकार कहां कर सकते हैं कि मंजू वर्मा पर कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई हुई, जेल गई, उनका पॉलिटिकल कैरियर आज समाप्त हो गया। इससे हुआ क्या? अभी दारोगा पर कार्रवाई हुई, दारोगा पर कार्रवाई हुई, इससे हुआ क्या? पहले उसके पहले इससे हुआ क्या? रिमांड होम की इससे हुआ क्या? आगे रिमांड होम और उसके अंदर जो चीजें हो रही थी वो होनी बंद हो गई। आगे देखिए, मंजू वर्मा जी को निकाल बाहर किए जाने से आगे घटनाएं नहीं घटी। उभर करके जो बातें उभर करके आएगी उन चीजों का सत्यापन भाई उभरने क्यों दीजिएगा? अरे फुंसी फोड़े को कैंसर क्यों बनने दे रहे हैं भाई? जांच की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही, अच्छा यहाँ बैठे दो हम लोगों के क्यों नहीं? आपकी व्यवस्था इतनी टाइट क्यों नहीं है? कि सिर्फ कह देने मात्र से किसी को सजा दे दी जाएगी? दीपिका शर्मा जी आप महिला हैं और इन चीजों को देख रही है। आखिर सरकार की बात अपनी तरह की है कि हमने एक्शन लिया। दीपिका शर्मा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं, हम लोगों की सरकार ने जी अपनी बात आप रखें। वर्षों में महिलाओं के उन्नयन के लिए, विकास के लिए और सुनिए आज एक मामले की जो सुनवाई सुन लीजिए अरविंद जी, जरा सुनिए। एक चीज और मैं नहीं एक बात कहिएगा, लेकिन दीपिका शर्मा जी को सुनिए। एक मिनट मैडम, नहीं मैडम को बोलने दीजिए। एक मिनट, नवादा जेल से अभी एक छात्र ने आईआईटी की परीक्षा पास की है। अभी देखिए दीपिका शर्मा जी को जरा सुनिए, आज अपडेट खबर, इससे अपडेट नहीं होंगे, बोलने दीजिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिमांड होम में जाने वाली तमाम बच्चियां आज देखिए रिमांड होम से, अरे हो गया आपका प्रवचन, वहाँ बोलने दीजिए ना। छात्रा वहाँ से पढ़ करके निकली है और उच्च शिक्षा में जा रही है, होटल मैनेजमेंट में। ठीक है, हो गया, रुकिए अरविंद जी, रुकिए। बंगलोर के होटल मैनेजमेंट, अरविंद जी आवाज बंद कीजिए भाई। से वहाँ कर अरे रुकिए, उपलब्धियां मत गिनाइए ना, जो इशू है उस पर आइए। कम से कम सम्मान कीजिए। नहीं की है जी, यही मेरा कहना है कि अभी तक सरकार की कोई भी डिटेल रिप्लाई फाइल नहीं हुई है। What actions have been taken with regard to the case that has not been brought on record? Neither the evidences have been brought on record. Honorable High Court as well as Honorable Double Bench had been questioning and directing the मैडम इसको जरा हिंदी कर दीजिए, अच्छे से समझ में आएगा, जरा इसको हिंदी कर दीजिए। इसमें उच्च न्यायालय ने बार बार सरकार को बोला है एक डिटेल रिप्लाई फाइल करने के लिए कि आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी डिटेल रिप्लाई नहीं फाइल हुआ है। हर बार टाइम लेकर के इसको डिले किया जा रहा है। रुक जाइए मैडम, रुक जाइए, अरविंद जी बगल में बैठे हैं। को भी नहीं सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे, बताइए अब।
क्यों रिपोर्ट नहीं बताई, क्यों दी गई उस पटल पे? रखी जाएगी। सरकार के पदाधिकारियों ने समय लिया है, नहीं, सरकार के पदाधिकारियों ने समय लिया है विवेक जी। जब जी मीनू कुमारी जी काउंटर कीजिए, मीनू कुमारी जी अरविंद शाह जी को लाइए, कर लेंगे सारे तथ्य को इकट्ठा कर लेंगे। आज मैं इसमें इनकार कहा, पदाधिकारी लोगों ने टाइम नहीं, सुनिए, आज सुनने की बारी है, सरकार सुनेगी। आज कोर्ट में सुनवाई हुई और 1 महीने का समय लिया गया, 3 महीने ऑलरेडी उनके पास है और वो मीडिया में बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातें कर रहे हैं कि हम एक जो भी अंदर जो पीड़िता हैं और जो भी अंदर जो है लोग, उनका हम वीडियो में रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, उनका बयान ले रहे हैं। तो आप डायरी क्यों नहीं सबमिट कर रहे हैं? लोअर कोर्ट में डायरी 2 डेट से डायरी मांगी जा रही है। जो सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता है, उनका बेल फाइल हो रखा है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो चली आई है और ये डायरी नहीं दे रहे हैं कि किसी तरीके से उनको कुछ फायदा मिल जाए। तो इस तरीके की एक्टिविटीज और इस तरीके का एटीट्यूड है सरकार का और बिहार पुलिस का। इवन सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर कांड में ऑब्जर्वेशन दे दिया है कि एक मामला सुलझा नहीं कि अब गायघाट का दूसरा मामला आ गया है। तो ये ऑब्जर्वेशंस पे ऑब्जर्वेशंस दिए जा रहे हैं और यहाँ पे बताइए अरविंद जी, जवाब दीजिए, लड़कियों का मामला है, बच्चों का मामला है। जो लोग जांच के दायरे में आएंगे, जो लोग पकड़े जाएंगे जेल। इसमें बचाने वाली बात कहाँ है? हम लोग किसी को बचाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, किसी को फंसाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो देर क्यों हो रही है? पर कार्रवाई होगी, ये सरकार तो देर क्यों हो रही है? इसके पहले एक चीज तो आपसे पूछ रहा है, रिमांड होम की बच्चियां, नहीं, रिमांड होम की बच्चियों देर क्यों हो रही है? के वहां के संस्था में पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। अभी 2 महीना पहले वहां से नहीं, घुमाइए मत, ज्यादा मत घुमाइए। आप वकीलों के साथ बैठे हैं, फिर ये लोग घुमाना शुरू करेंगे तो फिर आप दिक्कत हो जाएगी। गुप्ता अभी तक लेकिन अच्छे चीजों को नहीं उठाया जाता है, अच्छे चीजों को जो अच्छे चीज कर रहे हैं, छोटा सा रिस्पॉन्ड यानी कि आपके अंदर रेगुलर में मूव करना चाहिए। वो बिल्कुल अभी कार्यरत है अपने पोस्ट पे, उनको ना समाज कल्याण की तरफ से कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का उनको सस्पेंड भी नहीं किया गया। वो बिल्कुल आराम से काम करने के लिए उनको छोड़ा गया है और टैंपरिंग विद द एविडेंस के लिए उनको बिल्कुल फ्री छोड़ा गया कि वो रजिस्टर्ड मैनिपुलेशन कर सके और सब। विवेक जी, जब मैंने आपको शुरू में ही बताया कि शुरू में तो आपने कुछ कहा ही नहीं, आप तो लिपापोती पर लगे। क्या चीज है? नहीं, मैं कोई लिपापोती, जब इस विभाग के सबसे बड़े पदधारक उनका नहीं, हमारे पास समय कमी है, जरा हम आते हैं। हो गया तो वंदना गुप्ता क्या? मृत्युंजय तिवारी जी, नहीं रुक जाइए, आप मृत्युंजय तिवारी जी को सुनिए, विपक्ष का बड़ा रोल है। रुकिए मृत्युंजय तिवारी जी, वो बहुत इजी था। एक मिनट मीनू जी, एक मिनट रुकिए, अरविंद जी रुकिए, मृत्युंजय जी आप बताइए अब। हाँ जी, देखिए विवेक जी, मंत्री जी कैसे हटे ये हम लोग भी जानते हैं। मंत्री जी के एक बार जाने के बाद हमारी 2 जिस बहनें तरीके से मामला आया और हर स्तर पर उसको दबाने की कोशिश की को भी देख रहे हैं। आज ये इस पर हम कोई राजनीतिक सवाल खड़ा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी जो हमारी दोनों बहनों ने आपके स्क्रीन पर जनता के सामने कहा, ये काफी है बताने के लिए कि कितनी शर्मनाक स्थिति है। हद हो गई। सरकार ने जो सरकार का चेहरा सामने आया है, ये बताने के लिए काफी है कि क्या हो रहा है शेल्टर होम में। चलिए मृत्युंजय जी, जरा आपने धैर्य रखा है। मृत्युंजय जी, आज आपने धैर्य रखा है, ये अच्छी बात है। आज आपने आपने खुद एक अच्छी शुरुआत कर दी है। सुशीला जी हमारे साथ हैं, ये कुछ बता रही थी कि कैसे मंत्री जी बर्खास्त हुई, क्या हुआ। सुशीला जी, जरा उसे बताएंगे आप एक बार फिर से? आपकी आवाज बीच में टूट गई थी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बता रहे हैं कि जिस तरीके से इनको पहले तो पकड़ा ही नहीं जा रहा था, रास्ता हुआ कि हो ना हो, और इतने अड़चन लगाए गए कि इनको पकड़ना मुश्किल था। पकड़ा गया तो कई तरह के बहाने, और ये बहानों का सिलसिला तो तब हुआ जब ये गिरफ्तार होने के बाद भी मामले को मीडिया के सामने न आए, जनता न जाने, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक में वहां कोशिश की गई। और नतीजा ये हुआ कि जब हम बिहार महिला समाज की तरफ से इंटरफेयर किया गया, तब जाकर के ये मामला सामने अखबारों में आया। और नहीं तो ये तो हम लोगों की साफ समझ है कि मामले को में मीडिया में नहीं आने दो, लोग नहीं जाने, शांत हो जाए, मामला को धीरे धीरे रफा दफा कर दो। और हर जगह इसी तरह की बातें आती हैं ना। आप ऐसे समाज में देख लीजिए, इस तरह के कांड शेल्टर होम के तो है, कैसे रफा दफा हो रहा है, सामने आ रहा है। और अगर कहीं इस तरह की जो विभत्स घटनाएं घट रही है, उसमें भी क्या होता है
क्या सरकार की नजर नहीं है कि अगर 4 अभियुक्त हैं तो 3 कमजोर को पकड़ लिया गया, मुख्य आरोपी गायब है। अब मुख्य आरोपी गायब है और वो तब तक गायब रहेगा जब तक कि मामला गर्म ना होगा, और यह दिखाने के लिए सामने आ जाता है कि हमने तो काम कर रहे हैं और ये 3 है। नियत क्या है ये हम लोग सब समझते हैं। चलिए भीतर खाने की बात हम बताते हैं। भीतर खाने सबको पता है क्या होता है। और जो दरोगा, बेतिया के दरोगा ने कही, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उन्होंने जो बात कही अपने अनुभवों के आधार पर और उनकी खुद की इंटेलिजेंस के आधार पर, वो एक परिवार को समझा रहे थे, सस्पेंड किए गए हैं। लेकिन जब आप उन्हें आम जनता के सामने खड़े करेंगे और इस बात को रखेंगे तो आम जनता उस दारोगा के साथ होगी, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। भाई आपने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई, सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जिसके आधार पर आप कहें कि रिमांड होम में सुधारने की भी कुछ बात होती है। वहां सुधारा नहीं जाता है, जीवन को उघाड़ दिया जाता है, जिसे कहते हैं ना नोच देना। और अब तक बिहार में जितने भी रिमांड होम है, एक एक कर चीजें आ रही हैं। आपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया, लगा लीजिए यहां पर मेडल, अशोक स्तंभ लगा लीजिए, और भी 2-4 मेडल यहां लगा लीजिए। लेकिन उसके बाद क्या घटनाएं होनी बंद हो गई? नहीं बंद हुई हैं, और एक एक कर इसी तरीके से खबरें आती हैं। शुक्र है सोशल मीडिया का, जो ऑडियो वायरल हो जाते हैं, कुछ सच्चाई सामने आती है। हालांकि यह मामला भी जांच के दायरे में है, और एसपी साहब से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जांच में उन्होंने क्या पाया और दारोगा जी को जो सस्पेंड उन्होंने किया उसका आधार क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, जुड़ने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।